Welcome to my YouTube channel क्वेश्चन मंथन बाय अनीता। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और ये मेरी पहली क्लास है। और पहली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अपनी क्लास में हिंदी साहित्य से जुड़ी बातें बताऊंगी जो हमारे परीक्षाओं से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आज की मेरी पहली क्लास है हिंदी साहित्य के काल विभाजन से संबंधित, जो आपसे इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि DSSB, EMRS और KVS, और एक हमारा है NVS, नेट, सेट, RPSC। इन सब से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जो स्लाइड्स आज मैं आपके सामने जो लेके आई हूँ स्लाइड्स, वो सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। तो आज हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार दिया है और कैसे उसका वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहला हमारे पास पॉइंट आता है जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का वर्गीकरण इन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 11 भागों में किया गया। वो कौन से भाग हैं? मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से। जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने इनका वर्गीकरण 11 भागों में किया गया है। ठीक है, कौन सी पुस्तक में बताया गया ये? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से हो गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पहला देखो पॉइंट्स क्या है। पहला है 11 भागों में कैसे विभाजित किया गया है? चारण काल 700 ईस्वी से लेके 1300 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनः जागरण। तीसरा है जायसी के प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी तक। पांचवा है मुगल दरबार। छठवां है तुलसीदास। और सातवां है रीति काव्य 1580 से लेके 1692 ईस्वी तक। और आठवां है तुलसी के अन्य परवर्ती 1600 से लेके 1700 ईस्वी। और नौवां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से लेके 1857 तक। आपको पता है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान यानी कि जब अंग्रेजों का आगमन हो चुका था। और 1857 को आपको सभी को पता होगा, हमारे इतिहास से संबंधित है। विद्रोह हुआ था 1857 का, एक विद्रोह, उसके बारे में बताया गया इसके अंदर। ठीक है, तब ये काल विभाजन से जुड़ी ये बातें हैं। और 11वां पॉइंट है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान एवं विविध। ये तो थे हमारे जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन। इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। 11 भागों में किया गया है। द पुस्तक मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के अंदर किया गया है। कितने भागों में? 11 भागों में किया गया है। कौन से हैं? जल्दी से फटाफट एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट। क्या है? पहला है चारण काल। दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठवां है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आठवां है तुलसी के अन्य परवर्ती। नौवां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान एवं विविध। तो ये हमारे जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन था, वर्गीकरण था। अगला हम पढ़ते हैं मिश्र बिंदु का काल विभाजन। मिश्र बिंदु का काल विभाजन में
हम देखेंगे मिश्र बंधुओं ने बंधुओं ने द्वारा लिखी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद 1913 इसका वर्णन है। मिश्र बिंदुओं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी? मिश्र बंधु विनोद। कब लिखी गई थी ये? 1913 में। इसका वर्णन है, मिश्र बिंदु का जो काल विभाजन हम पढ़ रहे हैं इस पुस्तक में क्या है? विराजमान है। मिश्र बिंदुओं द्वारा किया गया वर्गीकरण अब हमारे सामने इस प्रकार है। देखते हैं हम किस प्रकार है। पहला है हमारे पास प्रारंभिक काल। मिश्र बिंदुओं ने इसको 5 टाइप्स में आपको बताया है, वर्गीकरण किया 5 भागों में। पहला है प्रारंभिक काल, दूसरा है माध्यमिक काल, तीसरा है अलंकृत काल, चौथा है परिवर्तन काल और पांचवा है वर्तमान काल। देखिए, पहला प्रारंभिक काल में बोला गया है पूर्वारंभिक काल, ठीक है, इसको भी 2 भागों में इसके उपविभाग किए गए हैं। दूसरा है उत्तर आरंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। दूसरा है मध्य काल, माध्यमिक काल के अंदर पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा पॉइंट है इसका प्रौढ़ माध्यमिक काल। ठीक, इनको 2-2 भागों में विभाजित किया गया है। तीसरा है अलंकृत काल, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। इसके आप डेट आप देख सकते हो, इसको आपको क्या है याद करना है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ भागों के भी नाम याद हो जाएंगे तो आपका क्या है प्रश्न निकल जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से एक इसको क्विक रिवीजन मारते हैं हम। देखो, मिश्र बिंदुओं का काल विभाजन है। मिश्र बिंदु द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी मिश्र बिंदु विनोद, जो 1913 में इसका वर्णन किया गया है। मिश्र बिंदु द्वारा कितने भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है? 5 भागों में। पहला है प्रारंभिक काल, जो प्रारंभिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया, पूर्वारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। दूसरा है माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। तीसरा है अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। चौथा है परिवर्तन काल, 1833 ईस्वी से लेकर 1868 ईस्वी तक। पांचवा है वर्तमान काल, 1869 ईस्वी से अब तक जो चल आ रहा है। ठीक है, ये तो था हमारा मिश्र बिंदुओं का काल विभाजन। तीसरा हम पढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको टिप्स पे करने हैं बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से। रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास 1927 ईस्वी में जो प्रकाशन हुई थी, 192 नामक ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य का सटीक एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण किया इन्होंने। ठीक है, देखिए, रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन इसमें बताया गया वो हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक का नाम है, जो आप सभी को लगी भी होगी, और येलो कलर की एक पुस्तक लगी होगी आपको ग्रेजुएशन में। जिन बच्चों ने भी हिंदी इलेक्टिव हिंदी जो रखी है सब्जेक्ट, हिंदी साहित्य का इतिहास, उस सभी बच्चों को उसमें लगी होगी, उसी में ये क्या है बताया गया है आपको। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास है 1927 ईस्वी में यह प्रकाशन हुई थी और 192 नामक ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य का सटीक एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो शायद यहाँ पे एक डेट मुझसे मिस हो गई है, तो इसको कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हम इतना पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास 1927 ईस्वी में प्रकाशन हुई थी और एक पहली बार हिंदी साहित्य का इन्होंने सटीक और वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। कौन से वर्गीकरण किए इन्होंने? 4 भागों में इसका काल विभाजन हुआ है। वीर गाथा काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और चौथा है गद्य मध्य काल। वीर गाथा काल में आदि काल को कहा जाता है, जिसका क्या है विसंगत 1050 से लेकर 1375 तक। पूर्व मध्य काल को इन्होंने भक्ति काल का नाम दिया है, विसंवत 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्य काल को इन्होंने रीति काल कहा है, विसंवत 1700 से लेकर 1900 तक। चौथा है गद्य काल को इन्होंने आधुनिक काल कहा है, जो 20 संवत 1900 से अब तक जो चलता आ रहा है। ये तो था रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन है ये। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है, इसको वीर गाथा काल, पूर्व मध्य काल,
वीरगाथा काल को आदिकाल कहेंगे, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहेंगे, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहेंगे, गद्य काल को आधुनिक काल कहेंगे। इसकी आप डेट्स देख सकते हो, 1000 से 50 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक जो कंटिन्यू चलता आ रहा है। अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे हजारी प्रसाद त्रिवेदी का काल विभाजन। रामचंद्र शुक्ल सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना और इसको लिख लेना, इसको प्रॉपर टिप्स पे होना चाहिए। इसी से ही क्या है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब तक जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वीरगाथा काल को आदिकाल कब कहा गया था, ठीक है, किसने इसको नाम दिया था, इसकी तिथि क्या है, ठीक है, भक्ति काल से संबंधित पूछा गया, इसके अंदर आधुनिक काल की तिथि पूछा गया है, रामचंद्र शुक्ल ने इसका विभाजन जब किया था कौन से उसमें रखा गया था इसको, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब हमारे सामने है हजारी प्रसाद त्रिवेदी का काल विभाजन। हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का काल विभाजन में क्या है, इन्होंने रामचंद्र शुक्ल का विभाजन स्वीकार किया। जो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया था उसी को ही क्या है हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने इसी को ही स्वीकार कर लिया था, परंतु काल विभाजन में थोड़ा सा इन्होंने परिवर्तन किया था। कौन सा आदिकाल को इन्होंने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का इन्होंने काल माना, भक्ति काल को 14वीं से 16वीं शताब्दी का काल माना, रीति काल को इन्होंने 1600 से 19वीं शताब्दी का काल माना और आधुनिक काल को इन्होंने 19वीं से अब तक का शताब्दी काल ये चल रहा है। देखो पीछे 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक। अब आगे देखिए, आदिकाल को 10वीं से 14 शताब्दी, भक्ति को 14वीं से 16वीं शताब्दी, रीति काल को 16वीं से 19वीं शताब्दी, आधुनिक काल को 19वीं से अब तक। ये काल विभाजन थे इनकी हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी के। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा काल था जिन्होंने हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल जी के उन कालों को स्वीकार किया था, लेकिन उनमें थोड़ा सा विभाजन किया था। तो आपको ऑप्शन दे देंगे, मिलान चिन्ह के अकॉर्डिंग दे देंगे आपको ये वाले और इनको मिलाकर दे देंगे। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको इनको ऐसे ही याद रखना है। ठीक, अगला हम देखेंगे आदर्श वर्गीकरण एवं काल विभाजन। आदर्श वर्गीकरण एवं काल विभाजन में हम क्या पढ़ेंगे, देखो सभी साहित्यकारों के वर्गीकरण के सार रूप में निम्न रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब एक आदर्श काल रूप में हम एक सटीक पढ़ेंगे कि किन्होंने किस किस तरीके से इसको माना है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड आपके लिए, इसको लिख लेना इसको और लर्न कर लेना अच्छे से। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे अब हमारे, जो अभी तक हमने पढ़ा है पीछे से, वो ये उसका पूरा एक स्लाइड इम्पॉर्टेंट ये स्लाइड है। ठीक है, तो देखेंगे आदर्श वर्गीकरण एक किया गया काल विभाजन का सटीक रूप से कौन सा है, आदिकाल जो अभी हमने पढ़ा था 1000 से लेके 1350 ईस्वी तक, भक्ति काल का 1350 से 1650 तक, रीति काल का 1650 से 1850 ईस्वी तक। चौथा है आधुनिक काल 1850 ईस्वी से लेके अब तक। ठीक, उसके बाद में देखो पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग ने इसको माना। कैसे, कौन सी तिथि मानी इसकी, 1850 से लेकर 19वीं ईस्वी तक। अब आधुनिक काल के अंदर ही ये सब आ रहा है। आधुनिक काल में क्या आ रहा है, ये देखो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं। आधुनिक काल के अंदर ये सारा है। पुनर्जागरण काल का है भारतेंदु युग, और आधुनिक काल को ही क्या है भारतेंदु युग का काल माना जाता है। भारतेंदु युग के बिना आधुनिक काल बिल्कुल संभव नहीं था। आधुनिक काल की आत्मा कहा जाता है किसको, भारतेंदु युग को कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने आधुनिक काल के अंदर 1850 ईस्वी तक अब तक चलता आ रहा है। आधुनिक काल को कितने भागों में बांट दिया, 6 भागों में बांट दिया। कौन से भागों में बांटा, देखो पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग 1850 से लेके 19वीं तक का माना। जागरण सुधार काल त्रिवेदी काल जी ने इसको माना 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक। छायावाद काल माना 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक। प्रगतिवाद काल माना 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवाद काल को माना 1943 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी तक। छठवां है नवलेखन काल
1900 से लेके 53 ईस्वी से अब तक माना गया। नवलेखन काल हमारी नई कविता के रूप में इसको मानते हैं, जिसमें नई कविता का दौर चालू हो गया था, उसको कहा जाता है। ये था हमारा हिंदी साहित्य का आदर्श वर्गीकरण माना गया है ये, ठीक है। एक बार इसकी दोबारा से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आदर्श आदर्श वर्गीकरण एवं काल विभाजन क्या है। सभी साहित्यकारों के द्वारा एक वर्गीकृत किया गया है, निम्न रूप एक सटीक एक बनाया गया है इसको। इससे संबंधित अब परीक्षाओं में अब क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं आदिकाल से, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया आदिकाल का। आदर्श वर्गीकरण के अनुसार आदिकाल का क्या समय सीमा है, भक्ति काल की क्या सीमा है, रीति काल की क्या सीमा है, आधुनिक काल की क्या सीमा है। तो फिर भारतेंदु युग का जो आधुनिक काल था, उन्होंने कब से कब तक माना, उसका पुनर्जागरण काल इस तरीके से पूछा है। छायावाद काल का क्या तिथि रही है, ठीक है, 1920 से लेके 1936 ईस्वी तक, ठीक। त्रिवेदी काल जी ने इन्हें आधुनिक काल को और कौन सा काल का है, तो जागरण सुधार काल का है, 1900 ईस्वी से लेके 1920 ईस्वी तक माना है। प्रयोगवाद काल 1943 से लेके 1953 तक माना है। नवलेखन काल 1953 से लेके अब तक चलता आ रहा है। और प्रगति काल क्या 1936 से लेके 1943 ईस्वी तक माना है। ये था हमारा आदर्श वर्गीकरण काल, ठीक है। ये सारी स्लाइड आपको अच्छे से कर लेनी है, इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपने लिख लेने हैं। अभी तक जितने भी परीक्षाएं आई, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये बेस है। इसी में ही क्या है, 3 से 4 या 4 से 5, कम से कम 8-9 क्वेश्चन तो इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। तिथि से संबंधित पूछा जाएगा, फिर नाम से संबंधित पूछा जाएगा, फिर इसको वर्गीकृत किन्होंने किया, इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसका मिलान चिन्ह में इसको अलग से इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से ही पूछे जाते हैं। जो इससे संबंधित मैं क्वेश्चन आपको पिछले सालों में जो आए हैं वो मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी। लेकिन ये बेस था इसका, हिंदी साहित्य का कैसे काल विभाजन किया गया है। इसका दोबारा से स्लाइड हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी पहली स्लाइड थी, यहाँ से देखो जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन, ठीक। ये स्लाइड हमारी 11 भागों में किया गया है, इसे डिवाइड। मिश्र बंधु ने इसने 5 भागों में विभाजित किया। कौन सी पुस्तक में किया गया है, मिश्र बंधु विनोद की पुस्तक में किया गया है, ठीक है। और प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा, मध्य काल को भी 2 भागों में बांटा, अलंकृत काल को भी 2 भागों में बांटा, परिवर्तन काल, फिर वर्तमान काल। ये था इसका मिश्र बंधु काल विभाजन। उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन है। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य की पुस्तक प्रकाशन हुई थी 1927 में, ठीक है। उन्होंने एक वैज्ञानिक तौर पे इसकी सटीक जानकारी दी है। वीर गाथा काल, जिसको आदिकाल कहते हैं, 1050 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल कहा, ठीक है, 1375 से लेके 1700 तक। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीति काल कहा, 1700 से लेके 1900 तक। गद्य काल को आधुनिक काल कहा, 1900 से अब तक ये चलता रहा। अच्छा, रीति काल को यहाँ पर रीति काल के भी तीन पार्ट होते हैं, जिसके अंदर रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त होते हैं, ठीक है। ये बताया गया, इसमें ये इंक्लूड कर लेना पॉइंट आप। रीति काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये था रामचंद्र शुक्ल जी का विभाजन काल पूछा गया था, जो वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने बताया। हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का काल आता है। इन्होंने रामचंद्र जी ने जो विभाजित किया, उन्हीं को ही इन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा तिथि के अंदर क्या है, समय में थोड़ा सा विभाजन किया। कैसे, आदिकाल को इन्होंने 10वीं से 14वीं शताब्दी माना, भक्ति काल को इन्होंने 14वीं से 16वीं शताब्दी, रीति काल को इन्होंने 16वीं से 19वीं शताब्दी, आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी तक माना इन्होंने। ये था हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का काल, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के ही काल को ही स्वीकार करते हुए नामों को ही इन्होंने समय में थोड़ा सा परिवर्तन करा इन्होंने। आदर्श वर्गीकरण और काल विभाजन पढ़ेंगे हम, जिसके अंदर सभी साहित्यकारों ने वर्गीकरण को सार मान के, उनका जो एक सार था उसको एक जानकारी यहाँ पे वर्गीकृत किया गया, जिन्होंने सभी ने इसको फिर से स्वीकार किया गया। जिसमें आदिकाल को क्या माना गया है, 1000 से लेके 1350 तक, भक्ति को 1350 से 1650, रीति काल को 1650 से 1850। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त में बांटा गया है। चौथा है आधुनिक काल, हमारा 1850 से अब तक चलता आ रहा है। फिर आधुनिक काल को आगे कई भागों में बांटा गया। पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग ने इसे कहा, 1850 से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल को त्रिवेदी काल का, 1900 से लेकर 1920 तक। छायावाद काल को 1920 से 1936। प्रगतिवाद काल में 1936 से लेकर
1943, प्रयोगवाद काल को 1943 से लेकर 1953 तक, और नवलेखन काल 1953 से लेकर अब तक। नवलेखन काल जो नई कविता का दौर यहाँ से चालू हो गया था, कविताएं लिखी गई नई नई, तो उसको कहा जाता है। ये था हमारा हिंदी साहित्य का आदर्श वर्गीकरण। ठीक है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है, इसी संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बाद में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। हिंदी साहित्य के वर्गीकरण के अंदर एक बार फिर से हम आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल और भक्ति काल में कौन से क्या बोलते हैं पॉइंट्स आते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, हिंदी साहित्य का अब वर्गीकरण ऑल ओवर एक आपके सामने स्लाइड है, थोड़ी सी अलग है, जिसके अंदर आपको हम विभाजन करके बताएंगे। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे था, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था, क्यों कहा था, इसकी तिथि क्या है, इस तरीके से पूछा गया है पिछले सालों के पेपर्स के अंदर। तो हिंदी साहित्य के वर्गीकरण में आदिकाल को वीर गाथा काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, और आधुनिक काल को क्या कहा जाता है, गद्य काल। गद्य काल में आप सभी को पता है, इसके अंदर कहानी आ जाती है, उपन्यास आ जाती हैं, संस्मरण आ जाती हैं, पत्र पत्रिकाएं आ जाते हैं हमारे, प्रथाएं गथाएं, कथाएं आ जाती हैं हमारी, इसके अंदर सभी नाटक आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो गद्यकाल उसे कहते हैं। पदकाल आपको पता होगा, जिसके अंदर काव्य का रूप होता है, कविताओं के बारे में बताया जाता है, उसको हम पदकाल कहते हैं। और गद्य को हम, जिसके अंदर कहानी, उपन्यास, संस्मरण ये सभी आए तो उसको हम गद्यकाल कहते हैं। तो क्या है, ये हमारे हिंदी साहित्य के वर्गीकरण को पहले हमने 3 भागों में बांटा इन्होंने। ठीक है, कौन से भागों में बांटा गया, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक, आदिकाल के अंदर वीर गाथा काल कहा जाता है आदिकाल को, जिसके अंदर सिद्ध साहित्य आते हैं। वीर गाथा काल इसको माना भी है इन्होंने, सिद्ध साहित्य ने, किन्हों ने माना इसको। ठीक है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्णिक साहित्य, अभ्रंश काव्य और फुटकल रचनाएं, ठीक, इनको माना जाता है। ठीक, यहाँ पर एक शब्द है अभ्रंश काल, अभ्रंश काव्य। ठीक है, अभ्रंश शब्द के बारे में बताना चाहूंगी। जब क्वेश्चन अभ्रंश शब्द लिखा होता है पेपर्स के अंदर, तो इसके अंदर क्या है, गलतियां होती हैं सभी से। हम पढ़ तो लेते, लेकिन हमें क्या है, याद नहीं रहता अभ्रंश कौन सा था, क्या पूछा गया था। तो हमारा क्या है, इतना बर्डन होने की वजह से हम भूल जाते हैं, तो इसको समझ के नहीं करते हम पहले, तो फिर हमें क्या है, दिक्कत आती है। तो अभ्रंश में आपको यहाँ बता दूं, अभ्रंश शब्द का मतलब होता है कि गलत चीज़ें होना। ठीक है ना, गलत लिखा होना, कुछ भी बना के लिख देना, उसको अभ्रंश कहते हैं हम। ठीक है, तो अभ्रंश उसे कहते हैं। फुटकल रचना इसके अंदर आ गई। ठीक है, आदिकाल और आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है, जिसके अंदर सिद्ध, नाथ, जैन, चारणी, ठीक, प्रकीर्णन, अभ्रंश और फुटकल रचनाएं आती हैं। ठीक, ये था आदिकाल के बारे में। दूसरा अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल। मध्यकाल को किस 2 भागों में बांटा इन्होंने, भक्ति काल और रीति काल के अंदर बांटा। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं और रीति काल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, जो अभी हमने पीछे भी पढ़ा अपनी एक स्लाइड के अंदर। देखो, भक्ति काल के अंदर पूर्व मध्यकाल को क्या किसने माना है, कि कौन सी इसके अंदर आती है, राम भक्ति काव्य आता है, कृष्ण भक्ति काव्य आता है, संत काव्य आता है, इसमें सूफी काव्य आता है, आख्यान काव्य आता है और फुटकल रचनाएं होती हैं। ठीक, रीति काल जिसके अंदर उत्तर मध्यकाल है, इसमें आता है रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि आ जाते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर क्या है, रीति मुक्त कवि के अंदर क्या क्या आता है, रीति मुक्त कवि के अंदर भारतेंदु युग आता है, त्रिवेदी युग आता है, छायावादी युग आता है। ठीक, छायावादी युग आता है इसके अंदर, इनको इसके अंदर बांटा गया। फिर उसके बाद में आता है, देखो, आधुनिक काल। आधुनिक काल को देखो, सॉरी, ये आपको मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया यहाँ पर। देखो, रीति काल में रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि आता है। उसके बाद में हमारे पास पॉइंट आता है आधुनिक काल। कौन सा आता है, आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल के अंदर क्या है, गद्य काल कहा जाता है। आधुनिक काल के अंदर हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, भारतेंदु युग, त्रिवेदी युग और छायावादी युग। ठीक है, उसके आगे छायावादी युग को भी 2 भागों में बांटा गया। इसमें छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। ये शब्द इसलिए आपको यहाँ पे लिखा गया क्योंकि इस शब्दों को चेंज करके क्या आपसे प्रश्न पूछ लेते हो, जिसमें हम क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो छायावादोत्तर लिखा हो या शुक्लोत्तर युग लिखा हो, तो उसको हम छायावाद उत्तर ही युग कहेंगे, यानी छायावादी युग के अंदर आ रहे हैं छायावाद और छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग। ठीक, इसको भी छायावादोत्तर युग को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। ठीक है, ये पूरी स्लाइड हमने जो भी पीछे पढ़ी है उसी को ही डिवाइड करके आगे वर्गीकरण करके बताया गया यहाँ पे। इस स्लाइड को भी आपको अच्छे से करनी है। ठीक, तो इससे संबंधित यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये अगर स्लाइड आपको अच्छे से प्रॉपर याद होगी तो आपके क्या है, कम से कम
30% क्वेश्चन जो इसमें से आने वाले हैं वो आपके सीधे सीधे निकल जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? तो आज की वीडियो हमारी कैसे लगी? और ये है हमारे गोलू भैया। हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच। हम फिर से कल मिलते हैं।